Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. So this is going to be our second video on the topic of support vector machines. In the last video, we looked at hard margin support vector machines, and in this video, we'll be looking at soft margin support vector machines. So let's begin. So I've added a bunch of references here. Our main reference, once again, would be the Cornell lectures of Dr. Weinberger, जो आपका पहला reference है. लेकिन in addition to that, I've added a bunch of other references here, especially if you look at this reference, जहाँ मैंने complete theory की बात की हुई है, तो आपको याद होगा कि last lecture के आखिर में where we reached the point कि हमारी जो problem है, it's now a quadratic optimization problem जिसमें जो constraints हैं वो linear हैं, और हमने कहा था कि one of the possible ways of solving this is using Lagrange multipliers, जो कि आपने इससे पहले differential equations वगैरह में पढ़े हुए हैं. तो उसकी तफसील को हमने यहाँ पे include नहीं किया था. लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैंने उसकी इंट्यूशन तो वहाँ पर जिक्र कर दी थी, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो कि वो पूरी डेरिवेशन आप सपोर्ट वेक्टर मशीन की उसके थ्रू देखें, तो ये लिंक काफ़ी अच्छा है, इसमें पूरी डेरिवेशन आपको मिल जाएगी. एंड इट्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट बियॉन्ड जिस पॉइंट पे मैंने आपको छोड़ा था, उस पॉइंट से आगे कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी उसके अंदर नहीं थी. सो वी हैड कवर्ड all the complicated stuff already. And then if you want to look at, because अब हमारी assignments वगैरह का मज़ीद हमारे पास मौका नहीं है कि आपको हम इस मौजू के ऊपर जो है वो कोई मेजर असाइनमेंट दे सकें, सो लिहाजा द नेक्स्ट लिंक इज़ ऑफ समथिंग जो विच कुड हैव बिन समथिंग लाइक दिस कुड हैव बिन एन असाइनमेंट. तो अगर आप अपने तौर पर इंटरेस्टेड हो सपोर्ट वेक्टर मशीन से कुछ प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, you'll be finding a lot of material on the internet, लेकिन जो है वो obviously ये भी मौजूद है, and if you want you can just look at this. And then finally, something that we won't be able to cover, but which is extremely interesting, and I'm not feeling very nice about leaving this out, क्योंकि अगर हमारे पास और टाइम होता तो हम इसको और तफसील से कवर करते. And this is again a whole topic जिसको हमने इससे पहले टच किया था जब हम परसेप्ट्रॉन पढ़ रहे थे, और हमने ये देखा था कि अगर लोअर डिमेंशंस के अंदर हमारा डेटा लीनियरली सेपरेबल ना हो, तो वी सॉ एन एग्जांपल जहाँ पर हमने उस डेटा को एक और डिमेंशन ऐड करके सेपरेबल कर लिया था. तो दैट्स जस्ट वन वेरी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट कम्स अंडर दीज कर्नल मेथड्स. सो ये इसके बारे में अगर आप मज़ीद पढ़ना चाह रहे हो अपने तौर पर, तो आई वुड रिकमेंड दिस लास्ट लिंक, एंड देन अगेन you can obviously find a lot of details in other places as well. In fact, Weinberger also has lectures, I think it's lecture 14, where he discusses the various kernels in a lot of detail. Let's do a really quick revision of what we discussed last time. आपको याद होगा कि हमने अपनी प्रॉब्लम को इस पॉइंट पर पहुंचाया था जहां हमने कहा था कि हमारी कंस्ट्रेंट्स बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन हम एक इक्विवेलेंट फॉर्मूलेशन ले सकते हैं जो कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन के एतबार से इक्विवेलेंट हो जाती है इसके, और वो फॉर्मूलेशन ये है जिसको हमने फाइनली कहा था कि ये हमारी फॉर्मूलेशन लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के लिए है, जिसको आगे फिर हमने ऑप्टिमाइज करने के लिए वी स्टार्टेड लुकिंग एट द वेरियस वेज कि कैसे कैसे हो सकती है. यहाँ पर अगर आपको याद हो, हमने रियली क्विकली डिस्कस ये किया था कि the bold part is the same in both cases. In the top part what we are saying is कि the first line is saying कि आपके हर पॉइंट के लिए in your data set आपका जो लेबल है उसका साइन मैच करना चाहिए आपके हाइपोथेसिस के साइन के साथ, राइट. एंड बिकॉज हमारा डेटा हमने डिफाइन यूं किया था कि एक साइड पे पॉजिटिव है हाइपरप्लेन के, दूसरी साइड पे नेगेटिव है, तो देयरफॉर दिस इज सेइंग कि आपका हाइपरप्लेन कंप्लीटली सेपरेटिंग होना चाहिए, एंड इट शुड बी अ लीनियर सेपरेशन बिटवीन योर टू क्लासेस. एंड द सेकंड वन इज सेइंग कि ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स, जितने भी आपके डेटा पॉइंट्स हैं आपके डेटा सेट के अंदर, जो मिनिमम डिस्टेंस है आपके हाइपरप्लेन से जो कि यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो 1 होना चाहिए. यानी करीब तरीन पॉइंट जो है वो आपके डेटा सेट में वो आपसे 1 के फासले के ऊपर है, ठीक है. ये आपने सेकंड कंस्ट्रेंट लगाई थी. तो अगर आप नीचे वाले को गौर से पढ़ें तो यहाँ पर आप सिर्फ ये कह रहे हैं, इसको सिर्फ आप रीफॉर्मुलेट कर रहे हैं थोड़ा सा, और आप ये कह रहे हैं इस पॉइंट पर कि हम
हमारा जो ये प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ द लेबल, जो सिर्फ +1 या -1 हो सकता है, एंड द हाइपोथेसिस जो कि अंदर लिखी हुई है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो नाउ यू कैन एक्चुअली सी बोथ इंट्यूटिवली एंड ऑल्सो जस्ट राइट डाउन अ फ्यू वैल्यूज एंड यू कैन जस्ट सी कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया है, तो दैट मीन्स कि आपने ये ऊपर वाली कंस्ट्रेंट ही नीचे लगा दी है, राइट. सो पिछली दफ़ा तो हमने इसको दोनों साइड्स पे जाके बहुत डिटेल में देखा था. मैं सिर्फ क्विकली चाह रहा था कि वीडियो देखते वक्त एक दफ़ा आपके सामने ये बात दोबारा से आ जाए, ठीक है. एंड दिस वाज आवर फाइनल वर्जन ऑफ इट, जिसको हम आगे लेकर चले थे, ठीक है. सो दिस इज अ लीनियरली कंस्ट्रेंड क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जो कि क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व हो सकती है. नॉट समथिंग विच इज़ न्यू, बहुत अरसे से मैथमेटिशियंस इसको सॉल्व करते आ रहे हैं. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ गोइंग अबाउट इट. जस्ट लुक इट अप ऑन विकिपीडिया एंड यू विल फाइंड लाइक अ लिस्ट ऑफ वेरियस थिंग्स जो इसमें होती हैं, जिसमें से मल्टीपल ऐसी हैं जो आपने अपने अब तक के कोर्स वर्क के अंदर कवर की हुई हैं, ठीक है. एंड अगेन एज आई रेफर टू यू टू दैट लिंक, अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड हो कि ये पूरी फॉर्मुलेशन एसवीएम की वो देखना चाहे, तो इट्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू कैन जस्ट फॉलो दैट लिंक एंड फाइंड इट देयर और इन अदर प्लेस. अच्छा जनाब, थोड़ी सी इंट्यूशन कर लेते हैं. ये जो हमने 1/, द नॉर्म ऑफ डब्ल्यू को रिवर्स करके और अपने मैक्स को मिन किया था ना, वहाँ से कुछ ऐसा लगता है कि इंट्यूशन थोड़ी सी लूज हो जाती है. असल में अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको याद होगा शुरू से हम इंट्यूशन के लेकर चल रहे थे कि हमने इस रोड की विड्थ को मैक्सिमाइज करना है. इन गिवन दीज रॉक्स, दीज ब्लू एंड ग्रीन रॉक्स, दीज ब्लू एंड ग्रीन डेटा पॉइंट्स, you want to find the widest possible road that can fit in between them. और यहाँ ये याद रहे कि W और B को स्केल करना हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम इनको स्केल कर सकते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है. तो अब इसको देखते हुए अगर आप ये देखें कि इस रोड की जो विड्थ बन रही है वो ये साइड पर लिखी हुई है, दिस इज लाइक 2/(norm of W). ये कैसे हो रही है, यहाँ आप जरा अपने इस फॉर्मेशन को भी देखिए कि what you find here is that you're minimizing this product, this W transpose W, which is equivalent to saying that you're minimizing the L2 norm of your weight vector, which is perpendicular to your hyperplane, right? जिसका मतलब ये है कि you're essentially maximizing over WB this formation of 1/, or as you can see in the diagram below, that because you have placed these support vectors at a distance of 1 on both sides, so essentially 2/, this W, so 2/, the magnitude or the L2 norm of W. So you're essentially maximizing the width of the road. So वो अपनी इंट्यूशन के अंदर कोई कमजोरी ना आने दीजिएगा, क्योंकि उसकी आगे भी हमें ज़रूरत है कि हमने सिर्फ इसको मैक्स को मिन में कन्वर्ट किया था अपनी आसानी के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है. और साथ हमने उसकी एक सेकंड इंट्यूशन भी देख ली थी कि दिस फाइंड्स द सिंपलेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन. सो इट फाइंड्स द, ये आप आगे जाकर कहीं ये चीज़ पढ़ेंगे, ऑकम्स रेजर को पढ़ेंगे, जिसके अंदर ये है कि सो जस्ट मैं अभी उसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, लेकिन सिंपलेस्ट सॉल्यूशंस को हम प्रेफर करते हैं बहुत से केसेस में. एंड दिस इज़ वन इंस्टेंस ऑफ सच अ सिचुएशन. तो ये इंट्यूशन तो थी, लेकिन जो मेन इंट्यूशन है वो आपने नहीं भूलनी कि अभी भी आप रोड की विड्थ को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, गिवन द कंस्ट्रेंट कि आपका जो हाइपरप्लेन है वो डिवाइडिंग होना चाहिए, वो सेपरेटिंग होना चाहिए बिटवीन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव क्लासेस, ठीक है जी. तो ये मैंने सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि एक दफ़ा मैंने यहाँ पर इसको दोबारा निकाल कर यहाँ पर रख दिया कि आपकी इंट्यूशन कम से कम क्लियर हो जाए. लास्ट लेक्चर में मुझे थोड़ा सा लगा था कि आखिर में आके हम इस बात को दोबारा दोहरा नहीं सके थे, ठीक है. सो वी आर लुकिंग फॉर द वाइडेस्ट रोड दैट अलाउज लीनियर सेपरेशन ऑफ द क्लासेस, ठीक है, डन हो गया. अच्छा जनाब, सो नाउ one of the problems with this formulation is that for low dimensional data there might be no separating hyperplane between the two classes. ये चीज़ हमने वहाँ पर भी देखी थी जिस वक्त हम परसेप्ट्रॉन पढ़ रहे थे कि हो सकता है सेपरेटिंग हाइपरप्लेन मिले ही ना. अब अगर सेपरेटिंग हाइपरप्लेन हमें नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि फिर हमारे परसेप्ट्रॉन को भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा और इस वाले एसवीएम को भी नहीं मिलेगा जो अब तक बनाया हुआ है. तो एक तरीका वहाँ पर तो हमने ये देखा था कि उसको हाई डायमेंशंस में ले जाएं, वो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं. लेकिन
इज देयर अ वे कि हम इसके टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि हम अपने एसवीएम को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दें कि कुछ गलतियां ये बर्दाश्त करना शुरू कर दे? सिमिलरली, अगर इसको एक बहुत अच्छा सेपरेटिंग जो है वो एक वाइड रोड मिल रही है और कोई एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो कि बीच में कहीं आ रहा है, जो कि आपके हाइपरप्लेन के करीब आ रहा है, यानी आपकी रोड के ऊपर आ रहा है, तो क्या इसमें हम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी डाल सकते हैं कि ये थोड़ी सी गलतियों को बर्दाश्त कर ले और अपनी रोड की विड्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करे? सो ये वाली चीज़ डालने के लिए वी आर एडिंग नाउ सम फ्लेक्सिबिलिटीज़, ठीक है? ताकि हम उस चीज़ में ना आए कि हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही ना आ रहा हो, ठीक है? सो नाउ द सोल्यूशन इज टू अलाउ द कंस्ट्रेंट्स टू बी स्लाइटली वायलेटेड यूजिंग स्लैक वेरिएबल्स, जो आपको थोड़ा सा, यानी इसे कहते हैं ना, ढील ढील दे दें। सो यहाँ पे ढील देने वाले वेरिएबल्स की ज़रूरत है। सो दिस इज एसेंशली नाउ व्हाट यू आर एडिंग। सो दो चीज़ें आप यहाँ पर कर रहे हैं बेसिकली। जो जो कुछ रेड में है ये नया है, बाकी सब कुछ जो ब्लैक में है ये पुराना है। आपने किया सिर्फ ये है, आपने ये कहा है कि यार कभी कभी कुछ आइज़ के केस में मुझे ये अलाउ कर दो, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि आप अपने डिसीजन बाउंड्री को वन से ज़रा करीब आने दो, यानी हाइपरप्लेन के थोड़ा सा करीब मुझे आने दो। सो दिस इज एसेंशली रिड्यूसिंग दिस एंटिटी ऑन द राइट, राइट, ये इसको रिड्यूस कर रही है। और इस वाली चीज़ जो जो ऑन द लेफ्ट जो आप चीज़ देख रहे हैं, वो ये कह रही थी कि सारी की सारी डिसीजन जो है ना वो वन से दूर होनी चाहिए, वन से ज़्यादा करीब में किसी को अपने हाइपरप्लेन के नहीं आने दूंगा। ये कह रहा है अच्छा चलो ये बीच में जो है ना, यहाँ पर ये इस साए को यहाँ पर आने दो, और इसकी मदद से यहाँ ना थोड़ा सा इसको स्लैक दे दो, ये स्लैक वेरिएबल बीच में कर दिया, तो इतना इतना करीब थोड़ा सा जो है ना, एक लेट से ये पॉइंट आए को आने दो, यानी दिस विल अलाउ द पॉइंट टू कम क्लोजर टू योर हाइपरप्लेन। और हम देखेंगे कि नॉट जस्ट क्लोजर, की उसको दूसरी साइड पर जाना भी अलाउ कर देगा अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ढील देंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ हम यहाँ नीचे कह रहे हैं जो इस कंस्ट्रेंट में, वो ये कह रहे हैं कि सारे आयज में ये जो आपका साय आय है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होना चाहिए, ठीक है? इस पे हम इसको फिक्स कर रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव एंटिटी। ठीक हो गया? अच्छा, तो अब आपने फ़र्ज़ करें कि कोई 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट्स को आपने यहाँ पर ढील दी है। सो ये बेसिकली जहाँ जहाँ साय आय चल रहा है वहाँ वहाँ आप ढील दे रहे हैं। अब जितनी आपने ढील दी है वो सारी की सारी यहाँ आके आपको पेनल्टी मिल रही है। सो कहीं ना कहीं तो उसको करना है ना। तो अब ये याद रहे कि अभी पिछली स्लाइड पे हमने इंट्यूशन देखी है कि दिस इज बेसिकली सेइंग कि आई वांट द वाइडेस्ट ऑफ रोड्स। यहाँ आप ये कह रहे हैं कि जितनी आप ढील देकर आए हैं उस हिसाब से आप अपनी रोड की विड्थ को पहले ही कम कर देंगे। मैं अगर बहुत सादा आसान वर्ड्स में बात करूं, मैं फ़र्ज़ करें कहीं एक सड़क बना रहा हूं और पहले से ही मैंने कोई सड़क के किनारे के ऊपर की जो जगह है वो तजावज़ात वालों को दे दी है कि जी यहाँ पे आप रेडी रख लेंगे और यहाँ पर आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर लेंगे शोरूम की, और यहाँ पे आप फलां काम कर देंगे। तो मैं सड़क बनने से पहले ही उस सड़क की विड्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके आया हूँ। ये सारे वो सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज़ हैं जहाँ मैं अपने पॉइंट्स को अपनी रोड के ऊपर आने दे रहा हूँ, राइट? और ये वो क्यूमुलेटिव नंबर है जो ऊपर आपको नजर आ रहा है। दिस इज द क्यूमुलेटिव नंबर। अगर मैं इसी को थोड़ी देर के लिए 1 कर दूं तो ये वो क्यूमुलेटिव नंबर है जितनी मैंने सारी गुंजाइशें दी हैं। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि इसको ऐड करें इस चीज़ के अंदर और फिर इस पूरी चीज़ को मिनिमाइज करें। मीनिंग एसेंशली कि इस पूरी की पूरी चीज़ को अगर मैं यहाँ ये ब्रैकेट्स लगा दूं, तो अब जिस चीज़ को आपने मैक्सिमाइज करना था वो, यानी 1 ओवर दिस एंटिटी, वो जो मैक्सिमाइज करनी थी, यानी आपने अपनी रोड की विड्थ को पहले ही कुछ कम करके अब आप उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? होपफुली ये भी क्लियर हो गया। सो व्हाट सी डूइंग हियर? सी का काम सिर्फ इतना सा है कि वो या तो आपकी ये डिस्काउंट्स को जितने आपने दिए हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करेगा या कम करके पेश करेगा। मिसाल के तौर पे मैंने टोटल डिस्काउंट जो हैं वो आई डोंट नो, जस्ट कम अप विद द नंबर 10 के दिए। हर एक एक का डिस्काउंट मैंने 10 पॉइंट्स को दे दिया था, फ़र्ज़ करें मैंने उनको अपने हाइपरप्लेन के बिल्कुल साथ आके खड़े होने दिया, तो 0.999 का समझ लें अगर आपको लगता है। मैंने इतना करीब आने लिया कि बस आने दिया उनको कि बस हाइपरप्लेन के बिल्कुल पास आके वो एक साइड के ऊपर आ जाएं वो पॉइंट्स, जैसे कि परसेप्ट्रॉन में होता था। तो 10 को मैंने दिया है और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जी मेरा सी जो है वो 2 है, तो ये कहेगा कि इसने 20 का डिस्काउंट दिया है, तो इतना पेनलाइज करो अब उस रोड को इतना पहले की निस्बत नैरो कर दो, राइट? तो ये सी का काम है जहाँ पे वो एम्पलीफाई कर रहा है, लेकिन मैं लेट्स से सी को 0.001 भी रख सकता हूँ, तो दैट मीन्स क्या वो मेरे डिस्काउंट्स को डाउन प्ले कर रहा है। और ये सी की वैल्यू एसेंशली अब प्ले करेगी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी पे। सो योर सी इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। होपफुली यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग एंड होपफुली यू आर developing this intuition and are able to see through this formula into what's actually happening.
So the slack variable psi I allows the input xi to be closer to the hyperplane or even be on the wrong side. ठीक है? So there's a penalty in the objective function for such slack आपने जितनी भी दी है. If your C is very large, the SVM becomes very strict and tries to get all points to be on the correct side of the hyperplane, or in fact not just on the correct side बल्कि वो उसको आगे ले जाने की 1 से आगे रखने की कोशिश करेगी. ठीक है? यानी वो बिल्कुल अपने सही मानों में वो SVM को implement करेगी. It's going to be a strict SVM. Whereas if C is very small, the SVM becomes very lenient and may even sacrifice some points. Sacrifice का मतलब ये है कि उनको हो सकता है कि रोड पे आने दे या even गलत साइड पर भी जाने दे for to obtain a simpler solution. लेकिन अब वही बात है कि अब आपने अपने जो जो रोड की width है उसको पहले से कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया. जितनी आप डिस्काउंट देंगे, जितने लोगों को आप रोड के ऊपर जो है वो अपनी गाड़ियाँ या अपनी रेडियाँ खड़ी करने देंगे, उतनी आप रोड की इफेक्टिव width को पहले से ही कम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बात ज़रूर आप ज़हन में रखिए. आगे इसको कुछ हम मज़ीद तफसील से देखते हैं. अच्छा, अब हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई क्लोज्ड फॉर्म आ जाए इस पूरी इक्वेशन की, इस पूरे एक्सप्रेशन की. और उस क्लोज्ड फॉर्म के लिए हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि हम सी को रखेंगे नॉन ज़ीरो. यानी हमने जब भी कभी आपने स्लैक देना है तो हमने आपको पेनलाइज तो करना ही करना है. इस बात पे तो अब कोई क्वेश्चन नहीं है. नाउ विद दिस इन माइंड, let's try to understand how the psi would behave. और इसको मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको let's begin from here. फर्ज करें कि आपका जो पॉइंट है, so this yi into this w transpose xi plus b, this is already greater than or equal to 1. ये वो पॉइंट है जो वैसे ही आपकी रोड से दूर है, आपकी रोड से हटा हुआ है. ये वैसे ही आपके मार्जिन से आगे है. इसको कोई मसला नहीं है. इसको आपको कितना डिस्काउंट देने की ज़रूरत है? इसको आपको कितना स्लैक देने की ज़रूरत है? कुछ भी नहीं. ये तो वैसे ही आपकी डिसीजन बाउंड्री जो आपने डिफाइन कर दी थी कि मैं किसी भी पॉइंट को अपने से 1 से करीब नहीं आने दूंगा, ये पहले ही 1 से दूर है. तो यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है. ऊपर वाला केस जो है जहां एक ऐसा पॉइंट है जो आपके 1 की निस्बत करीब है, यानी ये रोड के ऊपर आ रहा है, इसको आप ये कह सकते हैं कि अच्छा भाई चलो ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा स्लैक देता हूँ, चलो तुम्हें तुम्हें रहने देते हैं, तुम्हें रोड पे आने देते हैं. तो इसे आपने स्लैक दिया. अब आपने स्लैक कितना दिया है? जितना ही रोड पे आ रहा है, यानी जितना आपके 1 से ये करीब आ रहा है. तो मीनिंग कि ये आ रहा है यहाँ पर, तो आपने 1 माइनस दिस पोजिशन, यानी आपने फॉर एग्जाम्पल ये 0.6 पर आ रहा है तो आपने इसे 0.4 का स्लैक दिया है. राइट? So I hope this is pretty straightforward and pretty clear to you now. So ये अब आपके पास साया आ गया. क्या हम इस साए को इससे बेहतर अंदाज में लिख सकते हैं, इससे सिंपल अंदाज में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. सो ये ऊपर वाली चीज़ इक्विवेलेंट है मैक्स ऑफ 1 माइनस वाई आई डब्ल्यू ट्रांसपोर्ट एक्स आई प्लस बी या ज़ीरो के. अच्छा, ये कैसे है? अब ज़रा ये ऊपर वापस आए देख लें. ये वाला केस देखें जिस केस में आपको स्लैक की ज़रूरत नहीं है. So your point is already farther away from your hyperplane than 1, right? So ये जो entity है ये 1 से बड़ी है. So 1 minus 1 से बड़ी entity will give you a negative number. So इस वाले केस में you'll be getting a negative number. इस वाले केस में because आपने अब उसको 1 से करीब वाले point को बर्दाश्त किया है, तो लिहाजा this entity is smaller than 1. So this is going to give you a positive number. So इस वाले केस में this will dominate, and इस negative वाले केस में this 0 will dominate. So now this nicely captures whatever you have written in the top part of the slide. जो आपकी साया है वो अब यहाँ पे कैप्चर हो गया. ठीक है, तो ये एक सिंपल सी क्लोज फॉर्म आ गई. इस क्लोज फॉर्म को उठाकर अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारे एसवीएम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर और उसके ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो वो ये बन जाएगा. So minimum of W transport W plus C into psi जो आ रहा था वो टोटल psi की जगह आपने psi की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया. So now you have this max here. And this is now a very nice closed form जिसको अब आपके पास बड़े आसान तरीके आ गए हैं ऑप्टिमाइज करने के. सो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, अगर आपको याद हो पिछले वाले को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग की तरफ जाना पड़ रहा था. दिस वन कैन बी ऑप्टिमाइज जस्ट लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फॉर एग्जांपल यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट. तो यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ जो आप लॉस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो ज़रा डिफरेंट है. सो ये जो, अगर मैं इन दोनों एंटिटीज़ को अलग अलग डिफाइन करूँ तो दिस थिंग इज़ नोन एज अ रेगुलराइजर एंड दिस थिंग is your loss function, and this formation of a loss function is known as hinge loss. ठीक है.
जैसा कि आप इससे पहले स्क्वेयर्ड लॉस और मीन स्क्वेयर्ड लॉस और लॉग लॉस पढ़कर आए हैं, इसी तरह से ये एक और इम्पॉर्टेंट लॉस फंक्शन है विच इज़ नोन एज द हिंज लॉस। तो आप इसको यूज़ करते हुए यू कैन जस्ट फॉलो योर gradient descent and find the optimal parameters over W and B, और and then you can just use that। ठीक है, तो ये एक और आसानी हमारे पास आ गई। थोड़े से हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम वाइनबर्गर्स लेक्चर नोट्स। ये अगर आप देखें सी के डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ हो क्या रहा है, वेयर सी इज इक्वल टू 100, ये नज़र ज़रा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा। व्हेन सी इज़ 100, इट्स अ बिग नंबर, तो वो खूब सजाएं दे रहा है सारे आपके डिस्काउंट्स के ऊपर, तो आपको डिस्काउंट देने नहीं दे रहा, किसी को सड़क पे आने नहीं दे रहा। तो आप देख रहे हैं कि मार्जिन बहुत छोटा है और ये सारे के सारे जो आपके सपोर्ट वेक्टर्स हैं ये मार्जिन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, और क्लासेस बड़ी नाइसली सेपरेट हुई हुई हैं और सपोर्ट वेक्टर्स मार्जिन के ऊपर है, मार्जिन से अंदर कोई नहीं, सड़क पे कोई नहीं। when c is equal to 10, ये वाली एग्जांपल, यहाँ पर अब आपको थोड़ी थोड़ी सी कुछ वायलेशंस नजर आ रही हैं। सो ये चीज कुछ ना कुछ लग रहा है कि मार्जिन के अंदर आ रही है, या लेकिन अभी भी हो सकता है कि मार्जिन के ऊपर ही हो और ये खाली हमें यहाँ से लग रहा हो। एंड नाउ इन दिस केस क्लियरली व्हेन c is equal to 1, the margin is being violated, margin is being violated. And when c is 0.1 and when c is 0.01, the margin obviously is violated a lot, क्योंकि अब आपने सजाएं देना बंद कर दी ना, अब आप जो जितनी मर्जी छूट दे रहा है अब आप उसको अलाउ कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सी, जो कि अभी हम देख कर आए हैं। तो विल स्टॉप हियर यहाँ से आगे अगर आप अपने तौर पर चीज़ों को स्टडी करना चाहें तो वो शुरू में लिंक्स मैंने आपको दे दिए हैं विद एसवीएम। विल स्टॉप हियर एंड इंशाल्लाह सून विल बी बैक विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।